हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज का टॉपिक देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मतलब भारत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड अपीलेटेड ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TDSAT, के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्टों में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। समानतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के से अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। आगे पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन, संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, की नियुक्ति की जाती है। 126 के अंतर्गत 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों अडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, अडहॉक जस्टिस। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों की उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 128 के अंतर्गत। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, घोषित करता है 129 में। अगला 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, स्पेशल लीव टू अपील, का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख। 137 में 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्ट, करने की राष्ट्र शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 145 के अंदर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर, को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार और से। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान। 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, जिसको बोलते हैं एडहॉक जस्टिस। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, घोषित करना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति।
अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुपत्ति का प्रावधान। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार करने की शक्ति के बारे में उल्लेख। 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन। 145 में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीज्योर, को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 146 के अंदर उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि प्रभावित होते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्वालोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीश को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसमें संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन ऑन जज। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारों के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के साथ में अगला भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है। धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त किए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को 4 भागों में बांटा गया। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें जिसका अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अनुच्छेद अपीलें 134, विशेष अनुमति से जुड़ी जाने वाली अपीलें 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष। न्यायिक पुनर्वलोकन जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य को ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो से असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब भारत के न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद जिसको बोलते हैं PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके सभी निर्णयों को साक्षात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। एक पॉइंट है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट जारी कर सकती है।
राज्यपाल से संबंधित पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्य का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा का 17वां वर्षांत जिसको बोलते हैं प्रोरोगेशन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर सलाहकार जिलाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण प्रणीत कर सकता है? उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन और भत्ते सैलरी एंड अलाउंस किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपये है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति के। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों की उप कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में अंगलवर्ती समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। 54 राज्य की कार्यपाल का शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 60 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के साथ। 161 में क्षमादान और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार रख सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने का पिंजड़ा में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी। तो ये था। चैनल को सब्सक्राइब करिए।